दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिंधु नदी की सहायक नदियों पर चर्चा करेंगे। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सिंधु नदी की 2 सहायक नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम जो बाकी बची नदियाँ हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और एक बार मैं कल वाली क्लास का आपको जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद में हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हमने कल पढ़ लिया था, सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिया था और सिंधु की जो 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो भी पढ़ ली थी। ठीक है, तो सबसे पहले सिंधु नदी आप सभी जानते हैं तिब्बत में एक हिमनद है बोखरचू, उससे निकलती है, दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद में भारत में ये लद्दाख और जास्कर 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। उसके बाद में ये आगे पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में ये अटक नामक स्थान पर पहली बार मैदानों में प्रवेश करती है। उसके बाद में एक स्थान आता है मिठानकोट जो कि पाकिस्तान में, और यहाँ पे सिंधु में आके कौन सी नदी मिलती है, तो चेनाब नदी मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सिंधु में सीधी आके कौन मिलती है, तो चेनाब मिलती है। और बाकी जो सारी नदियां हैं, चाहे वो झेलम हो, चाहे वो रावी हो, चाहे वो व्यास हो, चाहे वो सतलज हो, ये सारी चेनाब में मिलती है। ठीक है, उसके बाद में ये अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद मैंने आपको झेलम नदी के बारे में बताया था। और अभी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी जो सिंधु और उसकी सहायक नदी है उनका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम। ठीक है, और मैंने कल आपको ट्रिक भी बताई थी कि आप इन नदियों को क्रम से कैसे याद रख सकते हैं। तो मैंने आपको 2 शब्द बताए थे, सांझ और राव। ठीक है, यानी मैंने आपको ऐसे बताया था, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सांझ राव। ठीक है, यानी सांझ राव, से यहाँ पे सिंधु, उसके बाद में जैसे झेलम, और झेलम के बाद आपको बताइए कौन सी आएगी, तो चेनाब, यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया। उसके बाद में रावी, यानी रा से रावी और वै से व्यास, और बाकी एक नदी कौन सी बच गई, तो सतलज। ठीक है, इस प्रकार आप इस ट्रिक से क्या नदियों का क्रम है उत्तर से दक्षिण निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी सांझ आपको याद रखना है, सिंधु झेलम, झेलम के बाद में आपको बताइए क्या आएगी, चेनाब। तो यहाँ पे चेनाब आपको इंक्लूड करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद में राव, रा से रावी, वै से व्यास, और उसके बाद में एक बाकी बची नदी, यानी एक नदी बचेगी, वो आपकी सतलज। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। और मैं आपको मैप के माध्यम से, यहाँ पे मैप बहुत ही सुंदर मैंने आपके लिए बनाया है, तो आप देख लेना। अभी मैं आपको एक एक डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, उत्तर से दक्षिण क्रम की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले उत्तर में आएगी सिंधु, उसके बाद में ये कौन सी आएगी, झेलम। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो कल हमने बात कर ली थी, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो इसका उद्गम होता है वेरीनाग, जिसे शेषनाग झील भी बोलते हैं, वेरीनाग झील भी बोलते हैं, और ये झील आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद में मैंने पढ़ा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन झेलम नदी के बारे में, कि झेलम नदी है, इस पे वुलर झील बनी हुई है, यानी वुलर झील है इस नदी पर स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जो श्रीनगर शहर है वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है, और इस नदी पर तुलबुल नामक परियोजना है वो प्रस्तावित है। ठीक है, उसके बाद में मैंने चेनाब पढ़ा था, चेनाब जो कि हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है, बारालाचा दर्रा है उसके पास से इसका उद्गम होता है। और ये जो चेनाब नदी है, मैंने आपको बताया था कि चंद्रा और भागा 2 जलधाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और उसके बाद में ये आगे बहती है। और इस पे मैंने आपको बताई थी कि इस नदी पे, किस नदी पे, चेनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में 3 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो एक मैंने आपको बताया था सलाल, एक बताया था दुलहस्ती, और एक बगलिहार। क्या, बगलिहार। तो ये 3 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी नदी पे है, चेनाब नदी पे। उसके बाद में ये 2 नदियां हमने कंप्लीट पढ़ ली थी, तो मैंने आपको जल्दी से इसका रिवीजन करवा दिया। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे थे अगली नदी कौन सी आएगी, तो ये आपको नदी दिख रही है, इसका नाम है रावी। ठीक है, और ये जो नदी है इसका नाम है व्यास। ठीक है, इनका उद्गम भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो एक नदी आपको दिख रही है जिसका उद्गम तिब्बत में एक स्थान है राक्षस ताल, वहाँ से होता है। ठीक है, राक्षस ताल से होता है। राक्षस ताल कहाँ पे, तिब्बत में। ठीक है, और ये नदी कौन सी है, सतलज नदी। ठीक है, ये नदी है सतलज, जिसको तिब्बत में लांगचेन खब के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खवान के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार जो आपकी सतलज नदी है इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, लांगचेन खाब। ठीक है, मैं आपको लिखाऊंगा, अभी एक बार मैं आपको ऊपरी चीज़ें हैं वो समझा रहा हूँ। तो हमने 2 जो झेलम और चेनाब नदी है उन पे हमने डिटेल से बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे जो आपकी रावी नदी है उस पर। ठीक है,
रावी नदी, रै से रावी और रै से रोहतांग। ठीक है, तो याद रखिएगा रोहतांग दर्रा, यानी रोहतांग दर्रा आपका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। वहाँ से रावी नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? रावी नदी का उद्गम होता है। और ये जो रावी नदी आपकी है, ठीक है, जो आपकी ये रावी नदी है, इस पे हिमाचल प्रदेश में चमेरा बांध स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो चमेरा बांध है, चमेरा बांध वो किस नदी पे बना हुआ है? तो आपका रावी नदी पे बना हुआ है। और ये कहाँ पे बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ और आती है जिसका नाम है थीन परियोजना। ठीक है, यानी जो रावी नदी है ये हिमाचल प्रदेश में बहती है, यानी इधर ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, उसके बाद में ये पंजाब में बहती है और आगे पाकिस्तान में जाके ये किस में मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। अब देखिएगा पंजाब में इस पर थीन नामक परियोजना है। ठीक है, थीन, कौन सी परियोजना? थीन परियोजना। इसका जो उपनाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो थीन परियोजना है जो कहाँ पे है? पंजाब में। और इस थीन परियोजना का जो नाम है वो महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे रणजीत सागर परियोजना भी है। ठीक है, रणजीत सागर परियोजना। तो याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि रणजीत सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपकी पंजाब राज्य में स्थित है। और ये किस नदी पे बनी हुई है? तो रावी नदी, या फिर थीन नाम से भी आ सकता है कि थीन परियोजना किस नदी पे? तो रावी नदी पे। ठीक है, तो रावी नदी जिसका उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, याद रह जाएगा। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में इस पे चमेरा बांध बना हुआ है। उसके बाद में ये पंजाब में जाती है, पंजाब में इस पे थीन परियोजना है जिसे रणजीत सागर परियोजना भी कहा जाता है। उसके बाद में ये पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में जाके ये चेनाब में मिल जाती है और चेनाब जाके आगे मिठानकोट में सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा व्यास नदी। व्यास नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो व्यास कुंड। ठीक है, तो इस नदी का उद्गम व्यास कुंड नामक स्थान जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से होता है। ठीक है, उसके बाद में ये आपकी पंजाब में बहती है और पंजाब में जाके हरीके बैराज, जहाँ से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, हरीके बैराज, यहाँ पे ये मिल जाती है किस में? सतलज में। और सतलज आगे जाके पाकिस्तान में मिल जाती है चेनाब में, और चेनाब आगे जाके मिठानकोट में मिल जाती है सिंधु में। ठीक है, तो याद रखिएगा हरीके बैराज में जाके ये व्यास नदी है आपकी कहाँ पे मिल जाती है? सॉरी, हरीके बैराज यानी पंजाब में ये व्यास नदी है वो सतलज में मिल जाती है। ठीक है, अब व्यास जो कुंड है यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है व्यास का, और इस पे जो व्यास परियोजना है वो स्थित है। और व्यास परियोजना के अंतर्गत 2 बांध है वो हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वो बांध कौन कौन से हैं? तो पोग बांध है और पढ़ोया बांध है। ठीक है, तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पोग व पढ़ोया बांध किस नदी पे बने हुए हैं? तो व्यास नदी पे बने हुए हैं। और ये किस जिले में बने हुए हैं? किस राज्य में बने हुए हैं? तो हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। ठीक है, पहला बांध है इसका नाम है पोग बांध। ये आपका जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला है उसके पोंग नामक स्थान पे बना हुआ है, इस कारण इसका नाम पोंग बांध है। और उसके बाद में अगला जो बांध है वो पढ़ोया बांध है। और आप सभी जानते हैं व्यास जल विद्युत परियोजना के बारे में आपको पता होगा। व्यास नदी पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और पढ़ोया बांध से आप याद रखिएगा राजस्थान को 59%, जबकि पोंग बांध से 20% जो जल विद्युत है वो प्राप्त होती है। तो याद रहिएगा। ठीक है, ये राजस्थान का, थोड़ा हम राजस्थान की दृष्टि से सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको बस इतना याद रखना है कि पोंग बांध और पढ़ोया बांध है वो व्यास नदी पे बने हुए हैं और ये हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आगे जाके हरीके बैराज नामक स्थान पर पंजाब में सतलज में मिल जाती है। और यहाँ से आपकी कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। अब देखिएगा, ये हमने 4 नदियाँ पढ़ ली, यानी झेलम के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दिया। उसके बाद में चेनाब के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद रावी के बारे में बता दिया, व्यास के बारे में बता दिया। अब मैं आपको सतलज नदी के बारे में बताता हूँ जिसका उद्गम राक्षस ताल तिब्बत से होता है। ठीक है, और इस नदी के बारे में मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी। अब देखिएगा, जो ये सतलज नदी है ये राक्षस ताल से निकलती है और भारत में ये एक दर्रे से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यानी ये ठीक है, ये शिपकिला दर्रा है एक हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है। तो आपसे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है
कि जो सतलज नदी है वो भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो आपका उत्तर होगा शिप्किला दर्रे से प्रवेश करती है। और ये शिप्किला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है, ये कल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, और इस नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं वो भी आप लिख लीजिएगा। ये आपकी तिब्बत की बॉर्डर होगी, आगे फिर भारत है, ठीक है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लांगचेन खब, ठीक है। लांगचेन खब के नाम से इस नदी को जाना जाता है तिब्बत में। किस नदी को, सतलज नदी को। उसके बाद में देखिएगा, ये नदी जैसे हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इस पे एक परियोजना स्थित है नाथपा झाकरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है कि नाथपा झाकरी परियोजना है वो किस नदी पे बनी हुई है, तो ये आपकी सतलज नदी पे नाथपा झाकरी ये परियोजना है आपकी, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और किस नदी पे है, तो सतलज नदी। उसके बाद में जो सतलज नदी है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर आपका भाखड़ा डैम बना हुआ है, नागल डैम बना हुआ है, ठीक है। उसमें भी हम चर्चा करेंगे। तो आगे जैसे ये नदी आती है, ठीक है, ये नदी बहती है, इसका प्रभाव जो अपोहा देख लीजिए। सबसे पहले ये तिब्बत में बहती है, तिब्बत के बाद में ये हिमाचल प्रदेश में एंट्री लेती है। हिमाचल प्रदेश में एंट्री लेने के बाद ये हिमाचल प्रदेश में बहती हुई आगे पंजाब में जाती है, और पंजाब में जाने के बाद ये आगे सीधी पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। और जाके कहाँ पे मिल जाती है, तो चेनाब में मिल रही है, ठीक है, चेनाब में मिल जाती है। और ये जो चेनाब आगे जाके मिठानकोट सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, अब देखिएगा इस नदी पे यानी जो सतलज नदी है इस पे हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी परियोजना स्थित है, याद रख लीजिएगा, नोट लगा लीजिएगा। उसके बाद में इसके आगे एक और डैम बना हुआ है यहाँ पे, जिसका नाम है भाखड़ा डैम। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं भाखड़ा डैम, ये मिटा दूँ, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को वैसे बैक कर लेना और बाद में लिख लेना, ठीक है। तो भाखड़ा बांध, ठीक है, भाखड़ा डैम जो कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, ठीक है। कौन सी नदी पे, सतलज नदी पे। और जब ये डैम है वो बनाया गया तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा झील बन गई या फिर जलाशय बन गया, ठीक है। इसके पीछे एक जलाशय बन गया, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोविंद सागर जलाशय। तो याद रखिएगा। अब आपसे यही पूछ लिया जा सकता है कि गोविंद सागर जलाशय है वो किस डैम के पास स्थित है, तो आपका भाखड़ा नागल डैम के पास स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऐसे भी आ सकता है कि गोविंद सागर जो जलाशय वो किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। और किस नदी पे बना हुआ है, तो ये सतलज नदी पे बना हुआ है। उसके बाद में ये नदी आगे पंजाब में प्रवेश करती है और पंजाब में रोपड़ नामक स्थान पे, ठीक है, यहाँ पे रोपड़ नामक स्थान पे नांगल बांध बना हुआ है, नांगल बांध बना हुआ है, याद रह जाएगा नांगल बांध, ठीक है। किस पे, सतलज नदी पे। और ये कहाँ पे बना हुआ है, तो पंजाब राज्य में। पंजाब में आप सभी जानते हैं एक स्थान है रोपड़, ठीक है, वहाँ पे ये आपका नांगल डैम बना हुआ है। और भाखड़ा डैम है ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये हमने सतलज नदी के बारे में पढ़ा। एक एक बात इंपॉर्टेंट है सतलज नदी की, क्योंकि बहुत सारी परियोजना स्थित है। भाखड़ा नागल जल विद्युत परियोजना भी है ये, ठीक है, तो याद रखिएगा। और भाखड़ा नागल जो जल विद्युत परियोजना है, राजस्थान के संबंध में आपको थोड़ा बता रहा हूँ। जो भाखड़ा नागल जल विद्युत परियोजना है, इससे हमें यानी राजस्थान में जो राजस्थान का हिस्सा है वो 15.2 है, यानी 15.22% है। यानी भाखड़ा नागल जो जल विद्युत परियोजना से जितना विद्युत उत्पादन होता है उसका 15.22% यानी लगभग मेगावाट में निकालें तो 227 मेगावाट जो बिजली है वो राजस्थान को मिलती है भाखड़ा नागल परियोजना से, जो कि पंजाब, हरियाणा प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है। तो याद रह जाएगा कितनी मेगावाट बिजली मिलती है राजस्थान को, 227, ठीक है, प्रतिशत निकालें तो 15.100 में से 15.22, ठीक है। तो याद रह जाएगा। ये राजस्थान के संबंध में मैंने आपको बता दिया। सीटी की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये सभी जो डायग्राम है आपने बना लिया होगा साथ साथ में, और अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा जो ये सारा डायग्राम एक बार आप देख लीजिए,
उसके बाद में आपको सिंधु जो नदी जल समझौता है उसके बारे में बता देता हूँ, जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ठीक है, ये समझौता क्या था ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप डायग्राम है वो बना लीजिए। ठीक है सॉरी दोस्तों, अब देखिएगा सतलज नदी के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। ये राक्षस ताल तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में इसको लांगचेन खब के नाम से जाना जाता है। सिपकिला जो कि हिमाचल प्रदेश में दर रहा है वहाँ से भारत में प्रवेश करती है और इस पर नाथवा झाकरी परियोजना है। उसके बाद में भाखड़ा बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जिसके पीछे एक जलाशय बनता है जिसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। उसके बाद में रोपड़ पंजाब में इस पर नागल बांध बना हुआ है। उसके बाद में हरिके बैराज नामक स्थान पर इसमें व्यास नदी मिलती है पंजाब में, और यहीं से हरिके बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। उसके बाद में यह जाके आगे चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, तो अब देखिएगा मैं आपको बता रहा था सिंधु नदी जल समझौता, उस पर हम आते हैं। तो मैं ये मिटो रहा हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं थोड़ा इधर हट जाता हूँ साइड में। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा मैं इसको मिटो रहा हूँ। वैसे स्क्रीनशॉट लो ना तो थोड़ा क्वालिटी कर लेना, सेटिंग में जाके वहाँ से 720 या 1080, फिर अच्छी तरीके से आपको ये सारे नाम और चित्र हैं वो अच्छी तरीके से दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सिंधु नदी जल समझौते की मैं बात कर रहा था। सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता आप देखेंगे ये कब हुआ था, तो ये 1960 में हुआ था। और किस किस के मध्य, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ठीक है, इसमें जो मैंने अभी आपको नदी बताई, जो उत्तर से दक्षिण क्रम अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिंधु, उसके बाद में झेलम और चिनाब। ठीक है, तो यानी सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। ठीक है, ये 3 नदियाँ हो गई। उसके बाद में जो 3 और नदियाँ बची, कौन कौन सी, चिनाब के बाद में कौन सी नदी आएगी, रावी, रावी के बाद में व्यास, उसके बाद में सतलज। ठीक है, तो ये जो 3 नदियों का पानी है वो बांटा गया। जैसे ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी, ये कौन सी है, झेलम नदी, ये है चेनाब नदी। ठीक है, ये जो 3 नदियां हैं, इन तीनों नदियों का जो 80% पानी है, 80% पानी उसका उपयोग करेगा पाकिस्तान, और 20% पानी का जो प्रयोग करेगा वो करेगा अपना इंडिया। ठीक है, हम करेंगे 20% और 80% करेगा पाकिस्तान। उसके बाद में देखिएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, 80% कैसे, यानी हम जो ये 3 नदियाँ हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी और ये आपकी चेनाब नदी, इन तीनों पे कोई डैम नहीं बनाएंगे तो आगे जो पानी आगे पूरे पाकिस्तान में चला जाएगा, और ये लगभग 80% है वो इसका यूज कर लेगा पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में जो ये 3 नदियाँ हैं, रावी, व्यास और ये सतलज, इसका ये जो तीनों नदियाँ हैं इनका 80% तो हम करेंगे। ठीक है, और जो 20% बाकी बचा वो करेगा पाकिस्तान, यानी 20% है वो पाकिस्तान करेगा। यानी अब 80% हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन जो 3 नदियाँ बची, रावी, व्यास, सतलज, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाएंगे और उस डैम के माध्यम से हम नहरें निकालेंगे और हम 80% जल, यानी तीनों नदियों का जो 80% जल है उसका इस्तेमाल हम कर लेंगे। इसी प्रकार जो सिंधु, झेलम, चेनाब है, इनका 80% पानी है वो पाकिस्तान को मिलेगा। ठीक है, यानी हम उसमें पुल, ये सॉरी, जो डैम वगैरह नहीं बनाएंगे, नहरें नहीं निकालेंगे, तो आगे ये पानी कहाँ जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान इसका प्रयोग है, उपयोग है वो कर लेगा। और अभी तक हमने ये जो समझौता 1960 में हुआ था, इसी का यानी इस समझौते का अभी तक हमने उल्लंघन नहीं किया है। हम 80% पूरा पानी है वो पाकिस्तान को देते हैं। ठीक है, ये हमारी भारत की विशेषता रही है हमेशा से ही। ठीक है, तो देखिएगा ये था आपका सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, आगे हम कल बात करेंगे जो सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है, बाएं ओर की, सॉरी दाएं ओर की, यानी ऊपर से जो नदियाँ आएगी वो होगी दाएं ओर की, और ये जो इधर से मिल रही है ये आपकी बाएं ओर की। तो बाएं ओर की सारी नदियाँ हमने पढ़ ली। कौन कौन सी नदी थी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है।
ठीक है। इन सभी नदियों के बारे में पढ़ लिया मैंने, आपको डिटेल से पढ़ा दिया इसका उद्गम, इन सारी नदियों का उद्गम कहाँ कहाँ से होता है, इन पे कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौन कौन से जलाशय वगैरह है, वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताना मैं भूल गया। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंधु जल नदी समझौता, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि 80% यानी जो ये 3 नदियाँ हैं इनका 80% पाकिस्तान, 20% हम, ये जो 3 नदियाँ हैं इनका 80% हम करेंगे और बाकी जो 20% है वो पाकिस्तान करेगा। अब देखिएगा, मैंने आपको व्यास नदी, व्यास नदी पढ़ा रहा था मैं। व्यास नदी पे मैंने आपको 2 डैम बताए थे। ठीक है, यानी ये व्यास नदी होगी आपकी जो इधर सतलज में मिलती है। ठीक है, ये आपकी कौन सी नदी है, व्यास। तो इसमें मैंने आपको बताया था एक पोंग डैम, एक पढ़वा डैम। ठीक है, ये 2 डैम बताए थे, पढ़वा डैम, ये पोंग डैम। तो ये जो आपका पोंग डैम है, पोंग डैम है, इसके पीछे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम पे महाराणा प्रताप जलाशय है, वो बना हुआ है। ठीक है, कौन सा जलाशय, महाराणा प्रताप जलाशय, महाराणा प्रताप सागर जलाशय बना हुआ है। ठीक है, यानी महाराणा प्रताप के नाम पे महाराणा प्रताप जो सागर जलाशय है वो हिमाचल प्रदेश में पोग बांध के पीछे, यानी पोग बांध बनाया गया किस नदी पे, व्यास नदी पे, उसके पीछे जो जल स्रोत है वो कहलाया महाराणा प्रताप सागर जलाशय। तो आपसे एग्जाम में आ सकता है कि महाराणा प्रताप सागर जलाशय है वो किस नदी पे है, व्यास नदी पे, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। और जिस प्रकार आप देखते हैं कि राणा प्रताप सागर बांध है वो चंबल नदी पे बना हुआ है कोटा में। ठीक है, इसी प्रकार ये महाराणा प्रताप सागर जलाशय है। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, दाईं ओर से मिलने वाली सिंधु में नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत ही शानदार शानदार नदियों के नाम है। ऊपर हम बात करेंगे श्योक नदी के बारे में, नुब्रा नदी के बारे में, हुंजा नदी के बारे में, गिलगिट के बारे में, काबुल के बारे में, स्वात के बारे में, गोमल के बारे में। ठीक है, इतनी सारी नदियाँ जो बाईं ओर से सिंधु में मिलेगी। तो कल वाली क्लास बहुत ही शानदार रहेगी। सॉरी, दाईं ओर से मिलेगी। ठीक है, यानी ऊपर दाईं ओर से मिलेगी, बार बार बायां बायां नाम मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं कल वाले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।